ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि ये दो वेक्टर्स दे रखे हैं मुझे एक यूनिट वेक्टर निकालना है इन दोनों के परपेंडिकुलर में, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द टू वेक्टर्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, या लास्ट टू लास्ट क्लास, क्रॉस प्रोडक्ट का पढ़ा था। लास्ट टू लास्ट क्लास जो क्रॉस प्रोडक्ट है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो उसको यूज करके इस क्वेश्चन को करना है कि मुझे एक वेक्टर चाहिए इन दोनों के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो कैन आई से दैट इफ आई नेम दिस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो अ वेक्टर perpendicular to a vector and b vector can it be written as a cross b vector upon mod of a cross b। यूनिट वेक्टर चाहिए तो a क्रॉस b एक वेक्टर आएगा और mod of a क्रॉस b लिख लेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब a क्रॉस b निकाले कैसे, वही तरीका है, एक तरीका जो हमने सीखा है। i जैसे मान लो यहाँ पे 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, इसका मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दूँ 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। फिर i का i वाले से करूँगा कितना हो जाएगा 12i क्रॉस i 0, तो 12 टाइम 0 हो जाएगा। फिर i का j से करूँगा तो माइनस 6i क्रॉस j क्या होता है, i क्रॉस j, i क्रॉस j इज k क्रॉस j इज k क्रॉस j इज k क्रॉस j इज माइनस i। उल्टा जा रहे हैं तो माइनस होगा यार, तुम लोग नोट्स पढ़ो, मतलब लिख के पढ़ो। i j k याद करवाया था ये। इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव आएगा। अब तुम बोल रहे हो कि नहीं मैं j से k जा रहा हूँ, ऐसे नहीं जाना है, अगले वाले में जाना है। ठीक है, j क्रॉस k विल बी दिस i। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक। तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ। दूसरा एक तरीका है, मेथड है, उसको बोलते हैं डिटर्मिन। तुमने मैट्रिसेस जब पढ़ोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा ये, डिटर्मिनेंट निकाल के। क्या होता है, एक लिखो i j k और फिर जो a वेक्टर है इसको मैं जनरल फॉर्म में लिख देता हूँ। क्या सपोज a वेक्टर इज गिवन एज ax i कैप प्लस by की होगा ay होगा ना यार, ay j कैप प्लस az k कैप, and b vector is given as bx I cap plus by j cap plus bz k cap. Then a cross b is given by I j k ax ay az bx by and bz। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट से करते हैं। ये 3x3 डिटर्मिनेंट है, ये किसने किसने अभी तक नहीं देखा आज तक जिंदगी में। हाँ एक्सपेक्टेड है, नहीं देखा होगा कोई नहीं। ठीक है, अब इसको कैसे कैलकुलेट, इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं, जो ऐसा लगा कि 3x3 डिटर्मिनेंट है। इसको एक मैट्रिक्स है जिसका हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। तो अभी मैं सिर्फ क्या इसका आउटपुट होगा वो बताऊंगा। ठीक है, कैसे को फैक्टर वगैरह सब मैथ्स में पढ़ना, अभी बस सीधे इसका आउटपुट बताऊंगा और उसको तुम्हें याद कर लेना है। ये हो जाता है पहले इसका कोफिशिएंट। देखो ये तीन कोफिशिएंट, मतलब तीन टर्म्स आएंगे, आई के एक आएगा, जे का एक आएगा और एक के का आएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, एक आई का आएगा, एक जे का आएगा और एक के का आएगा। समझ में आ रहा है, जो सबसे ऊपर वाले हैं ना उनके तीन टर्म्स आएंगे और तीनों एक दूसरे से क्या होंगे, प्लस। ठीक है, अब पहले टर्म का कुछ कोफिशिएंट होगा जो हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले टर्म का क्या होता है, जब इसका डिटर्मिनेंट चाहिए तो ये वाला पूरा गायब कर दो और ये वाला उसके राइट वाला पूरा गायब कर दो, तो बच क्या गया ये। ठीक है, ये बच गया, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। क्या बन गया ये, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। ये ट्रिक है क्रॉस प्रोडक्ट जल्दी सॉल्व करने के लिए। कुछ लोगों को लग रहा है कि ये जल्दी कैसे हो सकता है, अभी इतना बड़ा एक्सप्रेशन है, बट समझ में आ जाएगा तुम्हें जब प्रैक्टिस करोगे। अब आई लिया तो आई वाले के लिए मैं किसको गायब करूंगा, इसको गायब करूंगा और इसको गायब करूंगा, क्या बच गया, ये दोनों।
इसमें उसके राइट से स्टार्ट करना है, तो ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड। फिर के लिए इसको और इसको गायब करूंगा, क्या बच गया ये, तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ठीक है। तो दिस इज द आंसर फॉर ए क्रॉस बी। ये नहीं याद करना है, ये याद करना और इससे ये लिखना सीखना है। क्लियर? आसान नहीं है, लिखो लिखो जल्दी। क्या? पहले ये लिखो, जगह छोड़ दो उसके लिए। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? एग्जाम्पल से करें। फॉर एग्जाम्पल आई कैप, मैं आसान एग्जाम्पल लूंगा, प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, एंड 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप, प्लस 2 कर देता तो 0 हो जाता। अब देखना ध्यान से, इधर इसको डिटर्मिनेंट चाहिए मुझे, तो क्या लिखूंगा ऊपर, आई जे और के, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे क्या लिखूंगा, ए के कोफिशिएंट्स क्या है 1 1 1, बी के कोफिशिएंट्स क्या है 2 2 और -2। अब मुझे इसका रिजल्ट लिखना है, तो पहले मैं आई का डिसाइड करूं, आई के साथ क्या आ रहा है, इसको गायब किया इसको गायब किया, तो 1 टाइम्स -2, इधर ध्यान दो सारे, इसको गायब किया इसको गायब किया, 1 टाइम्स -2 माइनस 1 टाइम्स 2, तो -2 कितना होता है -4, प्लस अब जे कैप का कोफिशिएंट डिसाइड करते हैं, ये गायब राइट साइड से, 1 टाइम्स 2 माइनस 1 टाइम्स -2, तो 2 माइनस -2 कितना होगा 4, क्लियर है। प्लस अब के का डिसाइड करते हैं, ये गायब 1 टाइम्स 2 माइनस 1 टाइम्स 2, 2 माइनस 2 0, तो रिजल्ट आ गया हमारा -4 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ठीक है, कितना शॉर्टकट है ये, अब लग रहा है ना शॉर्टकट। ये नहीं याद करना है, वो याद करना है और मेथड सीखना है। तुम पबजी में कौन से रैंक पे हो, बताओ बताओ। कोई रैंक वैंक होती है ना पबजी में, नहीं होती क्या? अच्छा फ्री फायर खेल रहे हो। फ्री फायर और पबजी अलग अलग है, दिखता तो एक जैसा है, एक जैसा नहीं है, बहुत अलग है। पोटैटो पोटाटो की बात है। हो गया? अब देखो, तो अब मैं इसका डायरेक्ट डिटर्मिनेंट पहले लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा 2 2 -1 6 -3 और 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मुझे आई कैप का कोफिशिएंट चाहिए, आई कैप प्लस जे कैप प्लस कुछ के कैप का चाहिए होगा, राइट? समझ में आ रहा है?
अब आई कैप का क्या होगा ध्यान देना, 2 2 ज़ा 4 माइनस -1 टाइम्स -3 कितना होता है +3, तो 4 माइनस 3 7 होगा, 2 2 ज़ा 1, फिर जे का ये गायब करो और ये गायब करो, तो -1 टाइम्स 6 -2 टाइम्स 2 दैट इज -10, देन ये गायब किया तो 2 टाइम्स -3 -6 -12 तो -18, रिजल्ट क्या बन गया हमारा, आई कैप -10 जे कैप -18 के कैप। ठीक है, ये मुझे एक वेक्टर मिल गया इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। अगर ये ए है और ये बी है, ठीक है, तो ए क्रॉस बी ऊपर होगा नीचे होगा, ये बताओ, तुम बताओ, ये ए है और ये बी है, ए क्रॉस बी ऐसे कर दूं, ऊपर करना पड़ेगा, तो ऐसे करना पड़ेगा, इस साइड, तुम तो अलग ही दुनिया में हो यार, ये कौन सी दुनिया है, हाँ जी, ये सही है क्या, नहीं पता, अरे यार हे भगवान, नीचे होगा, यार तुम लोग एक काम करना, मम्मी के पास जाना, ऐसे हाथ करना, मम्मी को बोलना इसमें पानी दो और फिर उसमें डूब जाना, ठीक है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी ऊपर, ए क्रॉस बी, क्लियर है, तुम एक ही हाथ करके जाना, ठीक है, ये क्या है, गुड थ्रो नहीं बोला, ठीक है, ये कर लिया, यहां तक क्लियर है। अब जैसे ये हो गया अपना ए क्रॉस बी, अब मुझे चाहिए एक वेक्टर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, मजाक कर रहा था, तुम नाराज क्यों हो गई, अच्छा ठीक, नहीं जाके नहीं मांगना है ऐसे, बताऊंगा कब जाना है, ठीक है, तो अब मुझे क्या चाहिए, इसके पर मतलब इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, √1² प्लस 10² प्लस 18², सारे कंपोनेंट के स्क्वायर का सम का रूट, वो गया मेरा मैग्नीट्यूड 425, गुड यार, क्लियर है, यहां तक आसान है। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, ये यूज करके इक्वेशंस बनती हैं, जैसे अच्छा दो वेक्टर बराबर होंगे तो दोनों वेक्टर के सारे कंपोनेंट्स इक्वल होंगे, ये समझ में आता है। जनरली हम क्या करते हैं, वट एवर वी हैव लर्न सो फार इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ केसेस, या जो भी किया हमने, हर एक गिवन केस को मतलब जो हमें पता है उस फॉर्म से इक्वेशन में लिखो और फिर अननोन चीज़ों की वैल्यू निकालो, इस टाइप। जैसे अगर एग्जांपल एक क्वेश्चन दे रखा है क्रॉस प्रोडक्ट पे, अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन और बनाओ, तो इफ a1 i कैप प्लस a2 j कैप इज इन डायरेक्शन 2, डायरेक्शन 2 क्या होता है, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू 3i कैप माइनस 4j कैप, है ना, फाइंड a1 a2, तुम्हें क्या करना है, कोई भी गिवन कंडीशन को हमें इक्वेशन के फॉर्म में तोड़ देना है, फिजिक्स में बस यही काम आता है, इक्वेशन, समझ में आ रहा है, गिवन फॉर्म को हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और फिर सॉल्व कर देंगे, और क्या करेंगे, इक्वेशन को देखेंगे थोड़ी, तो ये अब परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का क्या लॉजिक है, परपेंडिकुलर का क्या कंडीशन है, जीरो क्या होता है, बोलो बोलो जल्दी बोलो, अच्छा ये डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन था, मैं दिमाग क्रॉस प्रोडक्ट बोल दिया, परपेंडिकुलर का लॉजिक क्या है कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो,
ठीक है, तो 3a1 माइनस 4a2 क्या बन जाएगा? 0। ये हमारा गिवन इक्वेशन बन जाएगा। तो इससे हम a1 a2 सॉल्व नहीं कर सकते। इज अ यूनिट वेक्टर, अब सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा? रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब सॉल्व कर सकते हो, राइट? ठीक है, यहां तक। इसको सॉल्व कर लेना, आगे चलते हैं। सेम डायरेक्शन वाला भी करा दिया, पैरेलल होता है तो इट इज लैम्डा टाइम्स, ठीक है, a इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर, है ना। परपेंडिकुलर हो गया तो डॉट प्रोडक्ट यूज कर लेंगे, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर हो गया तो क्रॉस प्रोडक्ट यूज कर लेंगे। काफ़ी आई थिंक एक बार जीरो वाला सारे कंडीशंस रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि इफ पहला टू वेक्टर्स a vector and b vector add to become 0। दो वेक्टर्स जो है a एंड b दे एड टू बिकम 0। इसका मतलब, इसका क्या मतलब हो सकता है? b वेक्टर इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू a वेक्टर। सेकंड कंडीशन, if three vectors add up to become 0, then इसमें दो कंडीशन, पहला अगर वो कोप्लेनर है और दूसरा सॉरी अगर वो कोलिनियर है एंड दूसरा कोप्लेनर बट नॉन कोलिनियर। कोलिनियर क्या कंडीशन था? बोलो जल्दी। कोलिनियर का क्या कंडीशन था? जब दो तीन वेक्टर हैं, 0 है एंड दे आर कोलिनियर, इसका क्या कंडीशन था? क्या कंडीशन? सी गुड, सम ऑफ टू is equal to थर्ड। क्यों नहीं याद है तुम्हें? कहाँ ध्यान है तुम्हारा? कोप्लेनर बट नॉन कोलिनियर, इसका क्या कंडीशन था? क्या? गुड, दे मस्ट बी अरेंज, मस्ट बी able to arrange themselves in the form of a triangle। इसका मतलब sum of two any two is greater than third। अगर sum of any two is equal to third even once, मतलब
कोई भी एक ऐसा पेयर एग्जिस्ट करता हो जो तीसरे, जिसका सम तीसरे के बराबर है, तो फर्स्ट केस से 0 हो जाएगा। अगर उससे नहीं होता है तो फिर ये चेक करेंगे, अगर सम ऑफ एनी टू मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन थर्ड, देन क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। ट्रायंगल के फॉर्म में उसको अरेंज किया जा सकता है। ठीक है यहां तक? हाँ जी। नेक्स्ट, अगर क्या केस था पहला दोनों, जब सम 3 वेक्टर्स एड अप टू 0। थर्ड केस क्या है, इफ 4 वेक्टर्स एड अप टू बिकम 0। लिख लिया था पिछला वाला, सबने लिख लिया था? अरे बोलो, नहीं लिखा था? जल्दी लिखो फटाफट। हो गया? अच्छा, दूसरे की मदद कर रहे थे, दूसरे की मदद कर लेते हैं, चलो ठीक है। ये 4 वेक्टर्स एड अप टू बिकम 0, ठीक है। इस केस में क्या होगा, पहला जब कोलिनियर है, दूसरा जब कोप्लेनर है बट नॉन कोलिनियर, और तीसरा नॉन कोप्लेनर। इसका क्या कंडीशन आ रहा है, सिंपल ये ऑब्जर्वेशन से करना है, इसकी चीजें याद नहीं करनी। कोई दो का पेयर का सम रिमेनिंग दो के पेयर के सम के बराबर होगा, राइट। कोप्लेनर है बट नॉन कोलिनियर, तो ए वेक्टर अगर इधर है, बी सी एंड डी, they may be arranged in the form of a closed quadrilateral। समझ में आ रहा है? अब इसका क्या मैथमेटिकल कंडीशन होगा, तो इसको मल्टीपल ट्राइंगल्स में तोड़ के उस हिसाब से, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, क्या कॉन्टेक्स्ट दे रखा है उस हिसाब से कन्वर्ट करेंगे। नॉन कोप्लेनर है तो जो 3 का रिजल्टेंट होगा वो तीसरे के ऑपोजिट होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस ध्यान रखेंगे। एड अप टू 0 जब भी होता है ना, तो अगर वेक्टर्स के लिए है तो हमारे सारे कंडीशन दिमाग में होनी चाहिए, सो दैट वी कैन फिगर आउट विच मैथमेटिकल कंडीशन इट कैन बी, ठीक है। ये थे कुछ वेक्टर अलजेब्रा के पार्ट। हाँ जी, नॉन कोप्लेनर, पेन दो, पेन दो, तुम भी पेन। देखो 4 है, ठीक है। अब इन चारों को मैजिक दिखाता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। 4 है, अब इन चारों को मुझे क्या करना है, नॉन कोप्लेनर में 0 करना है। तो पहले 3 ले लेते हैं। क्या ये नॉन कोप्लेनर अरेंजमेंट है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ पिरामिड, ठीक है, ट्रायंगुलर पिरामिड। अब इसका रिजल्टेंट किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, इनके बीच से। समझ में आ रहा है? इन दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा, फिर इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे होगा, तो यहाँ कोई रिजल्टेंट है। इसी के ऑपोजिट मैंने अपना आखिरी वेक्टर लगा दिया। इन 3 के रिजल्टेंट के बराबर चौथा होना चाहिए मैग्नीट्यूड वाइज। क्लियर है? ये किसका था? बहुत खराब, ठीक है। करिए आगे। चलो अब थोड़े इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन वापस सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है दैट
यहाँ पे मैंने एक W वेट स्टोर किया और ये मूवेबल पुली है, इससे हमने W वेट लगा रखा है। ये दोनों थीटा एंगल बनाएगा क्योंकि ये इधर उधर मूव कर सकता है तो बीच में आ जाया करेगा। ठीक है, फाइंड थीटा, द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। है इतनी जल्दी कर दिया, ये तुक्का मार रहे हो वैसे ही। सही है वैसे, बट गुड। गुड यार, शाबाश। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ टी टेंशन लग रहा है, तो इसका वेट W है। ठीक है, तो इसका जब एफबीडी बनाओगे, तुम डायरेक्ट क्वेश्चन पे कर रहे हो, अभी वैसे नहीं करना है, बट गुड। ठीक है, T इज इक्वल टू W। यहाँ पे जब इसमें W लग रहा है, अब इस पे इस वाले पॉइंट का हम एक एफबीडी बनाएंगे, है ना। तो ऊपर लग रहा है यहाँ पे W, नीचे लग रहा है यहाँ पे W, और नीचे कितना लग रहा है, अगेन सेम W। ये थीटा है। ठीक है, सो 2W साइन थीटा इज इक्वल टू W। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। समझ में आया कैसे? इसका वर्टिकल कंपोनेंट और इसका वर्टिकल कंपोनेंट दोनों मिलके इसको बैलेंस आउट करेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक टेंशन इधर है, एक टेंशन इधर है और एक टेंशन नीचे है, ये तीनों मिलके। हाँ अच्छा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ठीक है, क्लियर नोट। 1/2। इसके बाद क्या आएगा, खुद सोचो। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज देयर इज अ पुली एंड यहाँ से एक मैंने वेट लटका दिया 10 न्यूटन का, फिर यहाँ से एक दूसरा पुली लिया और यहाँ से फिर इधर से एक स्ट्रिंग कनेक्ट किया और इसके नीचे भी एक दूसरा वेट लटका दिया, मान लेते हैं W, और इसको एक पुली के थ्रू पास करके तीसरा वेट ले लेते हैं इधर, जो कि 10√3 न्यूटन का है। क्वेश्चन सेज फाइंड W such that the system is in equilibrium.
हो गया। जब भी जहाँ पे मल्टीपल फोर्सेस अप्लाई होते हैं हम उसका भी एफबीडी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका एफबीडी अलग बनाओगे और इस पॉइंट का भी बनाओगे, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल फोर्सेज। अच्छा ये बनाना भूल गया था मैं, ये राइट एंगल पे है। दो चीज़ें निकालनी है तुम्हें, थीटा भी निकालना पड़ेगा अदरवाइज दिक्कत होगा। व्हाट इज योर चॉइस ऑफ एक्सेस? ठीक है, देखो इधर ध्यान देंगे सारे। ये 10 न्यूटन वेट है, तो यहाँ टेंशन कितना लगेगा? 10 न्यूटन। यहाँ कितना लगेगा? 10√3 न्यूटन। तो इस साइड है हमारा 10√3 न्यूटन और इस साइड क्या है? 10 न्यूटन। एफबीडी ड्रॉ करो, देखते हैं। दिस इज 10 न्यूटन एंड दिस इज 10√3 न्यूटन एंड दिस इज W। ये राइट एंगल पे है, राइट एंगल पे है। तो मैं अगर ऐसा हॉरिजॉन्टल एक्सिस लूंगा तो दो अलग अलग, एक थीटा 90 माइनस थीटा, ऐसे दो का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को एक्सिस ले लेता हूँ। किसको? इसको x और इसको y। ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। आई कैन से दैट W cos थीटा, W इधर ध्यान दो, W cos थीटा किसको बैलेंस आउट करेगा? 10 न्यूटन। अप इज इक्वल टू डाउन, वर्टिकल इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 10 एंड W sin थीटा इज इक्वल टू 10√3। अब ऐसे इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? अब तक जो हम इक्वेशन देखते थे 4x + 5y इज इक्वल टू दिस, क्या करते हैं? हाँ तुम्हें तो पढ़ा रखा है, नहीं थोड़ा सा नए स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। ये इक्वेशन है एक, है ना। कई बार ऐसा होता है कि t sin थीटा क्या दे रखा है? t cos थीटा हमें दे रखा है W cos थीटा 10 एंड W sin थीटा कितना दे रखा है? 10√3। वेरिएबल्स क्या है? एक तो W है और एक थीटा है, दो वेरिएबल है ना। और हमें एलिमिनेट करना है, एक बार थीटा को एलिमिनेट करना है, एक बार W को एलिमिनेट करना है टू फाइंड द वैल्यूज, राइट। तो W को एलिमिनेट करना आसान है, डिवाइड कर दो। डिवाइड किया तो देखा tan थीटा टू एलिमिनेट W डिवाइड, क्या किया मैंने? tan थीटा बिकम्स 10√3 अपन, ऐसे करेंगे ना यार, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? W sin थीटा अपॉन W cos थीटा इज इक्वल टू 10√3/10। ये कट गया तो ये कितना बन गया? tan थीटा बिकम्स, ये भी कट गया √3, तो थीटा बिकम्स 60 डिग्री एंड 2। अब एक तरीका है कि इसको पुट कर दो और आ जाएगा। तो वो तो 60 डिग्री आया इसीलिए ना। अगर tan थीटा आता 5 tan थीटा तो क्या करते? पुट कर देते क्या? हाँ तो tan इनवर्स पुट करते इसमें, कुछ और ट्रायंगल बना के पुट कर सकते हैं, वो अलग चीज़ है। बट दूसरा तरीका ये याद रखना है, टू एलिमिनेट W, नहीं टू एलिमिनेट थीटा, थीटा स्क्वायर एंड ऐड। मतलब क्या करना है? यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा है, तो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो स्क्वायर एंड ऐड करेंगे तो W साइन थीटा का स्क्वायर प्लस W कॉस थीटा का स्क्वायर इज इट इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 10√3 का स्क्वायर। सो दिस इज W स्क्वायर्ड साइन स्क्वायर थीटा प्लस W स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 100 प्लस 300। W स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 400। ये कितना हो गया? 1। सो W बिकम्स 20। देखो मैजिक, एलिमिनेट हो गया। ये तरीका याद रखना है।
क्या 4 कहाँ लिखा है यार? तुम्हें राइटिंग में बहुत दिक्कत है मेरे। स्पेशल क्लास चलाऊंगा मेरी हैंड राइटिंग समझने के लिए, कल ही बता देता हूँ। करो करो, नोट करो। पहले पीछे वाला नोट करना है, पता होगा मुझे। चलो एक हो गया, कर लिया। अब तो क्या होगा? नेक्स्ट ये वाला नोट करो फटाफट। चीज़ें याद नहीं है तुम लोगों को क्लास की? बहुत फास्ट सिलेबस चल रहा है क्या कुछ? मैं बोल रहा हूँ कि चीज़ें तुम्हें याद नहीं है, क्लास की चीज़ें, प्रीवियस क्लासेस। बहुत फास्ट सिलेबस चल रहा है क्या? याद है, बस रिकॉलिंग में दिक्कत है ऐसा। मेमोरी एलोकेट कर दिया है, स्टोर भी कर लिया, उसका पॉइंटर भूल गए। C++ में पॉइंटर होता था, वो भी क्या वक्त था जब C++ में कोडिंग किया करते थे। बहुत ही ख़राब वक्त था वैसे, ऐसे ही। अब करें आगे नेक्स्ट। तुम लोग को जोक समझ में नहीं आया होगा, जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वाले नहीं होंगे। कॉलेज में जाओगे तो समझ में आएगा। सब कोडिंग करोगे वैसे कॉलेज जाके, और क्या। सिविल हो, सेरेमिक हो, कुछ भी हो, जाकर तो कोडिंग पढ़ना है। तो रिसर्च माइंडसेट से थोड़ी जाता है IIT। सब जाते हैं कि पैसे कमा लेते हैं। अब जैसे एक 100√2 न्यूटन का फोर्स एक 10 kg ब्लॉक पे लगा हुआ है, एंड दिस इज सरफेस 1 एंड दिस इज सरफेस 2। तो एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा दोनों सरफेस से, लग रहा होगा। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन को मैं N1 बोलता हूँ और N2 बोल देता हूँ। फाइंड N1/N2, फटाफट निकालो, क्या आएगा? बोलो बोलो, अभी तो क्वेश्चन नोट कर रहे हैं सर। वन आ रहा है, सबका वन आ रहा है? क्या हुआ, मैं हंस रहा हूँ तो गलत होगा क्या? हो सकता है वैसे। FBD बनाया तुमने? ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए था जो FBD नहीं बना रहे थे, तब से क्वेश्चन पे ही कर रहे हैं। FBD कोई नहीं बना रहा, क्यों नहीं बना रहा? डायरेक्ट क्वेश्चन पे करने किसने सिखाया? अभी जब तक वेक्टर्स खत्म नहीं होता तब तक FBD नहीं बनेगा, मतलब FBD ही बनेगा।
क्वेश्चन पे नहीं करना है। ये इतना छोटा W याद रहे, समझ आता है क्या? बड़े बड़े वेक्टर्स बनाने हैं, बड़ा बड़ा डायग्राम बनाना है। FBT बनाओ। तुम लोग को मुझे लग रहा है FBT की प्रैक्टिस चाहिए। एक हमने किया था ना बचपन में, वो वाला कर लेते हैं एक बार। अब जैसे 10 kg का मैं बनाऊंगा ऐसे यहाँ पे, तो नीचे क्या जा रहा है? नीचे क्या जाएगा? mg मतलब 100 न्यूटन, और उधर से इधर आ रहा है, तो इसको मैं कॉमन टेल डायग्राम के लिए इधर कर दूँ, 100√2 एट एन एंगल 45 डिग्री। क्लियर है? देन इधर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? N1, और इधर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? N2। समझ में आ रहा है? इस सरफेस से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर की तरफ लगेगा, इस सरफेस से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। वैसे ही है, N1 इधर की तरफ। अच्छा, तुम कह रहे हो कि मैंने ऐसे क्यों नहीं बनाया? कॉमन टेल डायग्राम, इसको उठा के यहां कर दिया। अब क्लियर? सबको क्लियर है? अब इधर ध्यान दो, बैलेंस करना है, बैलेंस ही तो करना है। तो N1 इज इक्वल टू 100√2 साइन 45 डिग्री, तो ये 100 न्यूटन हो जाएगा। एंड N2 इज इक्वल टू 100 प्लस 100√2 कॉस 45 डिग्री, कितना हो जाएगा? 200 न्यूटन हो जाएगा। तो रेशियो क्या बन जाएगा हमारा? 1/2। ये mg भूल गए थे तुम। FBT बनाओगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं करना है। तुम्हारा आ गया था? गुड सर। फटाफट नोट करो। करें आगे? एक क्वेश्चन है, फाइंड टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग्स। फाइंड टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग्स। ये दो ब्लॉक्स दे रखे हैं, ऐसे टंगा हुआ है, ये M1 है और ये M2 है। इसका ये हो जाए, उसके लिए दूसरा क्वेश्चन है। मान लेते हैं 30 न्यूटन का ब्लॉक है और इसके बगल में 20 न्यूटन का ब्लॉक है। इस पे मैंने एक फोर्स लगा दिया 15 न्यूटन का, और इधर से फोर्स लगा दिया F1
at 30 degree with horizontal at this block and the system is in equilibrium. वहाँ पे भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में, वो कर लिया तो करो ना, इधर क्या देख रहे हो? अच्छा, क्वेश्चन समझ रहे थे, मैं लिख भी तो रहा हूँ, समझ जाना लिखे हुए से, क्वेश्चन करो। वो तो मैं खुद को समझा रहा था। फाइंड F1 एंड रिएक्शन फोर्स between the two blocks. Where is FBD? Good. बनाओ सही जा रहा है। सही जा रहे हैं, इसमें टेंशन भी तो बनाओ। M1 का तो mg, इधर टेंशन आएगा। दोनों स्ट्रिंग गुड, सबका सेम आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा है ना? किसका नहीं आ रहा? चलो इधर ध्यान दो सारे। एफबीडी बनाएंगे जो तुम कर नहीं रहे हो। नीचे क्या लगेगा? M2G और ऊपर क्या लगेगा? T। कौन सा T? 2। यहाँ T2 लगेगा ना, यहाँ T2। टेंशन एक्ट्स ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग जहाँ पे लगा हुआ है उससे दूर की तरफ लगेगा, चाहे कोई भी ब्लॉक हो। अगर दो ब्लॉक सपोज ऐसे कनेक्टेड है स्ट्रिंग से, इस वाले का एफबीडी बनाऊंगा तो टेंशन नीचे लगेगा, इस वाले का एफबीडी बनाऊंगा तो टेंशन ऊपर लगेगा। ये दोनों टेंशन खींच रहा है स्ट्रिंग दोनों तरफ से, ठीक है? ये हो गया। और M1 का बनाऊंगा तो नीचे M1G, ऊपर N, इधर T1 और इधर T2। नीचे M1G, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस की वजह से, ठीक है? तो यहाँ से आ गया T2 इज इक्वल टू M2G और यहाँ से आ गया T1 इज इक्वल टू T2। सो T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू M2G। समझ आया लॉजिक? अभी क्लास के एंड में आई गिव यू सम एफबीडी प्रैक्टिस, उसको एफबीडी प्रैक्टिस कर लेना, हेल्पफुल रहेगा। सेकंड वाला क्वेश्चन करो, इसमें भी एफबीडी बनाओ। सेलेक्ट होकर कॉपी नहीं होता ना, चलो ठीक। ये नोट कर लिया इधर वाला, फटाफट करो। करो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट फटाफट। इधर सॉल्व करूंगा उसको। अब इसका एफबीडी बनेगा 30 न्यूटन का अलग और 20 न्यूटन का अलग। कुछ लोग सोच रहे होंगे 20 न्यूटन बड़ा कैसे हो सकता है, सोच रहे थे क्या? पता था मुझे,
घनत्व, डेंसिटी का नाम सुना है, उसकी डेंसिटी कम हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, डिस्टिंग्विश करने के लिए साइज अलग अलग किया है, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दीज आर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ध्यान से इधर, इसका एफबीडी बनाएंगे, नीचे की तरफ कितना जाएगा 30 और ऊपर की तरफ कितना जाएगा, मान लेते हैं इसका जो है N1 बोलते हैं और इस पे जो है वो N2 बोलते हैं, और ये जो बीच में लग रहा है उसको रिएक्शन फोर्स को R बोलते हैं। जनरली मैं R यूज करता हूं टू फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू डिफरेंट ब्लॉक्स, और N आई यूज फॉर नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड रिजिड सरफेस, फिक्स सरफेस। ठीक है, याद रखना। ये 30 हो गया, नीचे क्या ऊपर क्या हो जाएगा N1, इधर से F1 लग रहा है, F1 यहां लग रहा है, F1 एट एन एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। कभी भी एंगल ना हॉरिजॉन्टल के साथ है या वर्टिकल के साथ है ऐसे पढ़ा करो, अपने आप कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। उस वेक्टर को मैं यहाँ से यहाँ लेकर आऊँ तो आधे लोग ये कंफ्यूजन होगा कि ये 30 होगा ये 30 होगा, कुछ नहीं। उस वेक्टर का किसके साथ एंगल है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है 30, तो यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 30 होगा। डायरेक्शन देखना है ना हमें, ठीक है। और एक रिएक्शन फोर्स जो लग रहा होगा that will be away from the this surface, right? So this will be R. Same reaction force इसमें भी R लग जाएगा from away from this surface। इसका एफबीडी बनाऊंगा तो ये हो जाएगा हमारा 20 न्यूटन, ये हो जाएगा N2, और उधर से 15 न्यूटन लग रहा है, 15 न्यूटन। दो डायग्राम, दो एफबीडीज, और दोनों को बैलेंस कर दो। ठीक है, इसको अगर बैलेंस किया तो क्या बन जाएगा, N1 प्लस N1 इज इक्वल टू F1 साइन 30 डिग्री प्लस 30 एंड R इज इक्वल टू F1 कॉस 30 डिग्री। 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल है इसमें। इसमें R इज इक्वल टू 15 न्यूटन, R 15 आ गया और N2 आ गया डायरेक्ट 20 न्यूटन, इधर डायरेक्ट वैल्यू आ गई। तो R को इसमें पुट कर दो, इसमें तो F1 आ जाएगा। तो पुट किया हमने, R इज 15 न्यूटन, राइट। फिर बोलो क्या लिखा है, 15 न्यूटन इज इक्वल टू F1 cos 30 degree. So F1 root 3 by 2. So F1 becomes 30 upon root 3 और 10 root 3 न्यूटन, और F1 को फिर इसमें पुट कर दिया तो N1 भी आ गया। अच्छा, R तो ऐसे ही आ चुका है, R इज 15 न्यूटन एंड F1 इज दिस, ये दोनों पूछा है शायद। यहाँ तक क्लियर है? नोट करो फटाफट। हाँ जी दोस्त, साइलेंट कर लो। तुम लोग तो नहीं यूज़ करते फ़ोन, तुम लोग को अलाउड नहीं है, फ़ोन टच नहीं करना है, ठीक है। टच भी नहीं करना है ऐसे। उसी को साइलेंट करने के लिए बोल रहा था।
अच्छा तुम उसको म्यूट करो फिर, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको अलाउड है, तुम्हें नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या था, क्वेश्चन था? ठीक है, एक इंक्लाइंड प्लेन है फिक्स्ड, और उस पर दो तरफ मैंने ब्लॉक्स M1 एंड M2 लटका रखा है, एंड द प्लेन्स में मान लेते हैं एक तरफ 30 डिग्री एंड एक तरफ 60 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में तुम्हें फिगर आउट करना है, अच्छा दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड M1 अपॉन M2। करो करो, बहुत छोटे छोटे वेक्टर्स हैं, अच्छा नहीं लग रहा मुझे, उसमें एरो हेड भी नहीं है। तुम वेक्टर वापस इंक्लाइन प्लेन क्यों बना रहे हो? एफबीडी में इंक्लाइन प्लेन भी आएगा। M1 का ओरिएंटेशन किसने चेंज कर सकते हैं? तुमको एफबीडी नहीं क्लियर है, क्लास के बाद मिलेंगे, तुमको भी एफबीडी क्लियर नहीं है, क्लास के बाद। एफबीडी बनाओ, गुड। देखो ये जो M1 है, मैंने बोला था इसका ओरिएंटेशन नहीं चेंज कर सकते, बोला था कि नहीं बोला था? तो क्या होगा यहाँ पे जो M1 होगा, इस पे एक नीचे लगेगा M1G, इधर कौन सा लग रहा है? T, और सरफेस के परपेंडिकुलर कौन सा लग रहा है? N1। M2 का भी ओरिएंटेशन नहीं चेंज करोगे। अच्छा यहाँ पे पहले इसको बना लेते हैं, M2G T, एंड यहाँ क्या लग रहा है? N2। अब ध्यान देना, इधर ध्यान दो, अगर इसको एक्सेस लिया तो जब ये लाइन हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बना रहा है, तो इसका परपेंडिकुलर दैट इज दिस लाइन विल मेक 30 डिग्री विथ वर्टिकल, सो ये क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। ऐसे ये लाइन हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री बना रहा है, तो इसका परपेंडिकुलर विच इज दिस नॉर्मल रिएक्शन वाली लाइन विल मेक 60 डिग्री विथ वर्टिकल। क्लियर है सबको? अब मुझे M1 बाई M2 चाहिए, तो यहां से देखना, इधर इस एक्सिस पे, इस एक्सिस वर्टिकल एक्सिस पे, इसके लिए वर्टिकल इक्विलिब्रियम जब रखेंगे तो N1 इज इक्वल टू M1G cos थीटा, एंड हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम जब रखेंगे तो T इज इक्वल टू M1G साइन 30 डिग्री, cos 30 डिग्री है ऊपर, इसमें वर्टिकल रखोगे सो T इज इक्वल टू M2G साइन 60 डिग्री, एंड हॉरिजॉन्टल रखोगे जब तो N2 इज इक्वल टू M2G cos 60 डिग्री। मुझे M1 बाई M2 चाहिए, तो मुझे बस इससे और इससे मतलब है, क्योंकि T दोनों में कॉमन है, मैं डिवाइड करूंगा तो कट जाएगा, तो डिवाइडिंग 1/2 किया तो T अपॉन T इज इक्वल टू M1G साइन 30 डिग्री अपॉन M2G साइन 60 डिग्री। ये कट गया, जी कट गया, तो M1 बाई M2 बिकम्स साइन 60 अपॉन साइन 30, साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 30 इज 1/2, दैट इज √3। था ना आसान क्वेश्चन? आ गया था ये?
N1 N2 कहाँ बराबर है? T बराबर है क्योंकि सेम स्ट्रिंग है। N1 N2 कहाँ, किसने बोला बराबर है? मैंने टेंशन को बराबर किया है क्योंकि सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, बस। M1 M2 बराबर नहीं क्योंकि एंगल भी तो अलग अलग है। एंगल टेढ़ा ऐसे करके और इधर भारी रख देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। और क्वेश्चन करना है? कर लिया नोट? फटाफट करो पहले। देखो ये लाइन हॉरिजॉन्टल से क्या बना रहा है? 30। तो इसका वर्टिकल, दैट इज ये नॉर्मल वाली लाइन, वर्टिकल से, सॉरी इसका परपेंडिकुलर दैट इज ये नॉर्मल वाली लाइन, वर्टिकल से क्या बनाएगा? 30। फिर से कोई लाइन जब हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाता है, उस लाइन का परपेंडिकुलर, ये वाली लाइन, वर्टिकल से सेम एंगल बनाता है। लास्ट क्लास में प्रूव किया था, ठीक है? सेम इसका भी, ठीक है? हो गया? जल्दी जल्दी करो। करें नेक्स्ट। सपोज इंक्लाइन प्लेन है जिसपे मास m रखा हुआ है, एट एन एंगल थीटा है इसका, तो इसको मैं ऐसे, ये स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, इस पे ऐसे ब्लॉक रख दूँ तो यहीं रहेगा? यहीं रहेगा क्या? नहीं रहेगा। क्यों? नीचे गिर जाएगा। सपोज देयर इज अ हॉरिजॉन्टल फोर्स F applied such that this object remains in equilibrium. Find F such that the block M remains in equilibrium.
एम जी साइन थीटा नहीं, एफबीडी बनाया फिर पता नहीं आंसर, अगर बना के सॉल्व किया तो अच्छा याद नहीं है। देखो इधर एम जी, ठीक है, इधर क्या लग रहा है एफ, और यहाँ पे लग रहा है नॉर्मल, ठीक है। अब इस केस में मुझे जब दो इस ऐसे डायरेक्शन में है तो कैन आई टेक दिस एज थीटा, है ना, और नॉर्मल को कंपोनेंट्स में तोड़ दूंगा रेदर देन एम जी को और एफ को, दोनों को, ठीक है। तो दिस इसको एक्सिस लेके, और ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा कैसे होगा, तो वही सेम लॉजिक, अगर ये लाइन हॉरिजॉन्टल से क्या बना रहा है थीटा, इसका परपेंडिकुलर जो कि नॉर्मल है इट विल मेक थीटा विथ वर्टिकल। तो जब मुझे इसको तोड़ना है तो मैं एन के पास थीटा ले लूंगा, जब मुझे एम जी को तोड़ना है तो एम जी के पास थीटा ले लूंगा, मेरी मर्जी है। समझ में आ रहा है? तो अब देखो एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी एंड एन साइन थीटा इज इक्वल टू एफ, डिवाइड कर देंगे तो एफ अपॉन एम जी इज इक्वल टू tan थीटा, सो एफ इज इक्वल टू एम जी tan थीटा। ठीक है, समझ में आया? अगर मैं नीचे थीटा लूंगा तो मुझे एम जी को कंपोनेंट्स में तोड़ना चाह रहे हो, तो तुम एफ को भी तो तोड़ोगे, फिर एफ भी कौन सा, इस डायरेक्शन में, फिर ये एक्सिस है तुम्हारा। तो बताता हूँ, मान लेते तुमने ये एक्सिस लिया और ये एक्सिस, तो ये थीटा लिया तुमने, ये दोनों, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, तो इसके बीच में 90 है, तो ये 90 में थीटा है, तो ये थीटा है। अब तुम चाह रहे हो मैं बैलेंस करूँ, तो एफ कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा, ये वाला, एंड एफ साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एन, ये दो इसका इक्वेशन मिल जाएगा। इससे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर तुमने इसमें एफ के कंपोनेंट्स नहीं लिए थे, इसलिए तुम्हारा एम जी साइन थीटा रह गया था। इससे भी सेम आंसर आएगा। इफ वी चूज दिस एज एक्सिस तो ये लेना है, एंड इफ वी आर चूजिंग दिस एज एक्सिस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल तो ये लेना है। चॉइस ऑफ एक्सिस पे डिपेंड करता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये नोट कर लिया सबने? करो फटाफट। इधर वॉल है और इधर ग्राउंड है, और यहाँ पे एक ट्रायंगुलर वेज जो है ऐसे लगा हुआ है, और इसके ऊपर मैंने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस स्मॉल एम रखा है और ये हमारा कैपिटल एम, और इस पे फोर्स लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये ब्लॉक है हमारा, और ये इसको बोलते हैं वेज। जब इंक्लाइन प्लेन बोलता हूं इसका मतलब जनरली इट इज फिक्स्ड, अगर इंक्लाइंड वेज बोलता हूं तो इट इज नॉट फिक्स्ड, ये बस वॉल की वजह से रुका हुआ है। अगर वॉल नहीं होता तो ये वेज आगे जाता। ठीक है, यहां तक करें आगे? अच्छा करेंगे, क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं मैंने। फाइंड, चार चीजें निकालना है तुम्हें। तो सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ये थीटा है अपना, पहला एफ निकालोगे, दूसरा रिएक्शन बिटवीन वेज एंड ब्लॉक, तीसरा
between wedge and floor. चौथा, रिएक्शन बिटवीन wedge and wall. नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, एक यहाँ पे लगेगा, ये सरफेस है, एक यहाँ लगेगा और एक यहाँ लगेगा, ठीक है। 3 नॉर्मल रिएक्शन है, तीनों को निकालना है। अटेम्प्ट। तुम्हारा वेक्टर्स का कोई क्लास छूटा हुआ है क्या? अब तो सब अपडेटेड है। इसको कैसे करोगे? तो ये जो छोटा है, मैं सेम लॉजिक, इसका एफ बनाएंगे। यहाँ पे अपना एफ, इसका नीचे आएगा एम जी, हॉरिजॉन्टली एफ हियर एंड हियर रिएक्शन फोर्स, और इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, ठीक है। तो जब वेज का एफ बनाओगे, ठीक है, अब जब वेज का एफ बना रहा हूं तो नीचे से N1 ऊपर की तरफ जा रहा है, जा रहा है, सबका सेम आ रहा है, ठीक है। राइट से N2 इधर जा रहा है, नीचे कैपिटल mg जा रहा है, और रिएक्शन फोर्स, ये जो रिएक्शन फोर्स यहाँ पे किस एंगल पे है? थीटा विथ वर्टिकल, राइट। यही सेम रिएक्शन फोर्स इधर भी आएगा, ये भी थीटा विथ वर्टिकल बनाएगा। Now you can get 4 equations and solve this. ठीक है, इसके इक्वेशन लिख के सॉल्व कर देना। मैं फटाफट कुछ एफबीटी के प्रैक्टिस के डायग्राम्स बना देता हूँ, वो बना लो जल्दी जल्दी, साथ साथ करेंगे। ड्रॉ एफबीटी, और ये सारे आज चेक करा के जाओगे। सिंपल से स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक रखा हुआ है मास एम, 2 ब्लॉक रखे हुए हैं।
जिस पे मास मेंशनड है उसी का एफबीडी बनाना है। बना लिया? क्वेश्चंस नोट करने के लिए बोला है बस, जल्दी जल्दी करो। ठीक है, सारे जो है सब में जितने भी ब्लॉक, जितने भी मास मेंशन्ड है और जितने भी जंक्शंस हैं, शायद देखिए, तो उन सब का एफबीडी बना के लाना है। ठीक है, आफ्टर क्लास अभी रिव्यू करके। ओ पॉइंट